हेलो फ्रेंड्स। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे आज क्या डिस्कस करने वाला। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इस लेक्चर में। साइक्लिक रूल हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। साइक्लिक रूल क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल समझ के चलते हैं हम लोग एक्स वाई और जेड तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो उनका साइक्लिक रूल क्या बोलता है? साइक्लिक रूल बोलता है कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद x। अगर x और y लेते हैं तो z कांस्टेंट, z और x लेते हैं तो y कांस्टेंट और y और z लेते हैं तो x कांस्टेंट, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक रूल। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, ऊपर एक्स वाई और जेड एक बार आया है, नीचे भी एक्स वाई और जेड एक बार आया है और कांस्टेंट भी एक एक बार ही आया है। तो इसको डिटेल में हम लोग बोलते हैं साइक्लिक रूल। इसका एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है शो दैट आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी ओबेज साइक्लिक रूल। अभी देखते हैं यहाँ पर टी छोड़ देंगे हम लोग क्योंकि टी इज नॉट अ वेरिएबल, सॉरी आर छोड़ देंगे हम लोग बिकॉज आर इज नॉट अ वेरिएबल, आर इज कॉन्स्टेंट। तो पी वी और टी जो है वो साइक्लिक रूल ओबे करते हैं कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। तो इसको ओबे का, इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, हम लोग इसको डेरिवेट कर देंगे सीधे सीधे। जैसे फॉर एग्जांपल पी वी इज इक्वल टू आर टी लिया, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन वी गेट। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है, पी और वी को डेरिवेट करेंगे तो एक बार p कांस्टेंट तो v का डेरिवेटिव और एक बार v कांस्टेंट तो p का डेरिवेटिव, मतलब p इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी दैट इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट है तो बाजू में निकल जाएगा, t का डेरिवेटिव आता है dt। अभी देखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट अगर टेम्परेचर लेते हैं तो dt इज इक्वल टू जीरो होता है। dt अगर जीरो होता है तो इसका मतलब इसकी ये जो साइड है ये साइड हो जाएगी जीरो, तो वो आएगा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। और अगर p कांस्टेंट लेते हैं तो आएगा डी पी इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में जो है ये डी पी की टर्म कैंसिल हो जाएगी और तीसरी केस में डी वी इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो ये इक्वेशन जो है मॉडिफाइड फॉर्म इस टाइप से हमको मिलता है। अब ये कैसे मिलेगा इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन है हमारा पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो p और v जो है दोनों वेरिएबल है, तो इसका मतलब पहले p लेंगे हम लोग, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv प्लस v कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव हो जाएगा dp इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट है तो वैसा का वैसा बचेगा, t का डेरिवेटिव लेंगे तो dt। अभी हम लोग एक एक केस में क्या करेंगे, एक बार dt जीरो, एक बार dp जीरो, एक बार dv जीरो, मतलब कांस्टेंट कंसीडर करके चलेंगे। तो अगर कांस्टेंट p लेते हैं तो हो जाएगा dt इज इक्वल टू जीरो, तो वो केस हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी जीरो, तो वो हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो इस प्लस को उधर लेके चले जाएंगे हम लोग तो हमको मिलेगा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको एक नया नया टर्म मिल जाएगा। नया टर्म ये मिलेगा हमको, डी वी बाय डी पी इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट देख लेते हैं उसमें उन्होंने कौन सी टर्म ली है। डी पी बाई डी वी लिया है, तो डी पी बाई डी वी लेंगे हम लोग, तो ये जो डी वी है इस साइड में लेके चले जाएंगे और वी उस साइड में लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी पी बाय डी वी दैट इज इक्वल टू, माइनस तो एज इट इज रहेगा, पी डिवाइडेड बाय वी, ये पहली टर्म हो गई। उसके बाद लेंगे हम लोग कांस्टेंट पी, कांस्टेंट पी लेंगे तो डी पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये जो टर्म है ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इस केस में क्या आएगा आंसर, इस केस में होगा पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। तो कांस्टेंट पी में देख लेते हैं क्या टर्म लिया, कांस्टेंट पी में लिया है डी वी बाई डी टी। इसका मतलब अभी देखिए ये डी वी को डी टी से डिवाइड कर देंगे, तो डी वी डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, डी वी को डी टी से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई पी। तीसरी टर्म लेंगे कांस्टेंट वी वाली, दैट इज डी वी इज इक्वल टू जीरो।
डी वी जीरो मतलब ये पहली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये आएगा हमारा आंसर वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। अभी टी टी तो एक बार नीचे चला जा चुका है, इसका मतलब हम लोग देंगे अभी डी टी डिवाइडेड बाय डी पी। मतलब देखिए अभी ये डीपी ऊपर था, ये डीपी नीचे चला जा चुका है, डीटी यहाँ पर नीचे था, ये ऊपर गया। तो dt बाई डीपी की वैल्यू अगर आती है तो dt बाई डीपी की वैल्यू आएगी v डिवाइडेड बाय आर। लेकिन साइक्लिक रूल जो हमको बोलता है, साइक्लिक रूल बोलता है तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। साइक्लिक रूल अगर निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर शुड बी -1। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर इस तरीके का दिखेगा हमको, dp बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dt एट कांस्टेंट p। जो नहीं है वो कांस्टेंट लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल p और v में t नहीं था तो t बाहर लिख दिया, v और t में p कांस्टेंट था, और लास्ट बचा dt बाय dp। देखिए यहाँ पर v नहीं है, इज इक्वल टू अभी सारे टर्म लिख देंगे, माइनस p डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाइड बाय v डिवाइडेड बाय r। अभी यहाँ पर देखिए p गेट कैंसल्ड, r गेट कैंसल्ड, v गेट कैंसल्ड, दैट इज इक्वल टू -1। ये -1 इधर लेके चले जाएंगे तो ये +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दैट इज इक्वल टू -1, इस साइड में चला गया +1, तो हेंस साइक्लिक रूल इज ओबेड। अभी हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। अभी हीट और वर्क कैसे काम करती है, इसका कंसेप्ट क्या है, वो थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। इसका मतलब हीट जो है एनर्जी का फॉर्म है जिसकी एक टेंडेंसी होगी कि वो हमेशा हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग। देखिए अभी आपके सिस्टम का टेम्परेचर अगर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो हीट जो है ऑब्वियसली सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी। लेकिन अगर उल्टा होता है, यानी कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम का कम है, तो हीट जो है वो हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आएगी। तो हीट हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। तो बाय कन्वेंशन अगर हीट सिस्टम गेन करता है, सिस्टम की हीट बढ़ती है मतलब पॉजिटिव लेंगे, और अगर सिस्टम ने हीट दी सराउंडिंग को तो हीट कम हो गई, हीट कम हो गई तो उसको दिखाएंगे हम लोग निगेटिव से। इसका मतलब Q इज पॉजिटिव इफ हीट इज एब्सॉर्ब, और अगर Q इज निगेटिव इफ हीट इज इवॉल्व। तो इसको ध्यान में रखने का सिंपल तरीका है, अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो हीट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट हमेशा निगेटिव रहेगी। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वर्क देखेंगे अभी। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ वर्क वहां पर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी खुद की जगह चेंज करती है, तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पर वर्क डन हुआ है। वर्क इज ऑफ टू टाइप्स, एक रहेगा इलेक्ट्रिकल वर्क, दूसरा रहेगा मैकेनिकल वर्क। व्हेन सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, वर्क डन दो ही टाइप के होते हैं, एक रहेगा इलेक्ट्रिकल वर्क, दूसरा रहेगा मैकेनिकल वर्क। जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और जब वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम चेंजेस तो इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, क्योंकि ये आंखों से दिखता है। या फिर इसका दूसरा नाम है प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। वी विल कंसिडर द मैकेनिकल टाइप ऑफ वर्क इन दिस चैप्टर। देखिए थर्मोडायनेमिक्स अगर स्टडी करना है तो हमको इलेक्ट्रिकल वर्क भूल जाना है, हमको सिर्फ मैकेनिकल वर्क या फिर जिसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क वही कंसिडर करना है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग W से। W इज पॉजिटिव इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखिए W पॉजिटिव होगा जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, और W निगेटिव होगा जब सिस्टम के द्वारा वर्क होगा। यानी अगर सिस्टम काम कर रही है तो वर्क निगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, तो इसीलिए वर्क डन लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। कंसिडर सिलेंडर फिटेड विद वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देखिए एक सिलेंडर कंसिडर किया हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने एक वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन कंसिडर किया है, सिर्फ क्योंकि एक्चुअली इट डज नॉट एग्जिस्ट। लेट द एक्सटर्नल प्रेशर इज P,
समझ के चलते कि बाहर का प्रेशर P है एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, और जो एरिया है उसका वो A है। लेट द पिस्टन डिस्प्लेसेस थ्रू द डिस्टेंस dl इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो पिस्टन है वो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करके देख सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक सिलेंडर कंसीडर किया है, उस सिलेंडर में हम लोगों ने एक पिस्टन लगा दिया। अब ये पिस्टन ओरिजिनली यहाँ पर है, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये नए पोजीशन है उसकी, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ चला गया। तो यही एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। देख शुरुआती में यहाँ पर था, फिर ऊपर चला गया, उसके ऊपर प्रेशर P काम कर रहा है। तो जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से ये मूव हुआ, दैट डिस्टेंस इज dl, और जो एरिया था सरफेस एरिया वो था A, यानी टोटल वॉल्यूम जो रहेगा चेंज उसका वो रहेगा A इंटू dl। दैट इज देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो फोर्स है, वर्क डन जो है छोटा रहेगा तो ये dw रहेगा, और जो फोर्स है वो फोर्स F है, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो हुई है उसकी, वो डिस्प्लेसमेंट हुई है dl। अभी यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई ए। हमको अगर F निकालना है तो F इज इक्वल टू हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय ए, इसलिए dw इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ए इंटू dl। लेकिन A इंटू dl देखिए, अभी एरिया इंटू लेंथ, area into length, that is nothing but the volume, that is dv, that is dw is equal to P into dv, where dv is the small volume change, जैसे dw is the small work done, therefore dv is the small volume change। अभी अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन द लिमिट्स v1 एंड v2, तो हमको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा टोटल वर्क डन का। टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 p dv, दैट इज इक्वल टू p कांस्टेंट है, बाहर निकल चला जाएगा, v1 टू v2 dv। अभी v1 टू v2 मतलब होता है इंटीग्रेशन के बाहर निकलने के बाद v2 माइनस v1। अगर लिमिट दी गई है तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जो नया इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा w इज इक्वल टू p इंटू v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम, इसीलिए w इज इक्वल टू होता है p इंटू डेल्टा v। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है हमेशा, W is equal to P into change in volume. It should be noted that the P is external pressure, sometimes denoted by PEXT। देखिए P होता है एक्सटर्नल प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि P जो है इस सिलेंडर के पिस्टन ने जो है वर्क डन किया अंदर से बाहर की तरफ, वो अगेंस्ट किया बाहर के प्रेशर के, इसलिए यही प्रेशर P कंसिडर करना है हमको, अंदर का सिस्टम का प्रेशर P कंसिडर नहीं करना है, बाहर का कंसिडर करना है, इसलिए इट इज P एक्सटर्नल। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा नया, वो फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन है उसका, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दूसरा जो है, व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स, जब कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी खुद का अपीयरेंस बनाती है। तीसरा जो डेफिनेशन है उसका, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी जो है आइसोलेटेड सिस्टम की वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखा था, ऐसी सिस्टम जो खुद की एनर्जी भी चेंज नहीं करेगी, एक्सचेंज नहीं करेगी सराउंडिंग के साथ, या फिर खुद का मास भी एक्सचेंज नहीं करेगी, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी चेंजेस नहीं आते, तो इसीलिए इस सिस्टम की भी एनर्जी जो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे चार डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन बताएगा कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन कर सकते हैं। और दूसरा डेफिनेशन बोलता है कि जब कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकिन किसी दूसरे फॉर्म की एग्जिस्टेंस में आएगी। तीसरी डेफिनेशन बताती है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और चौथी डेफिनेशन बताती है कि आइसोलेटेड सिस्टम की भी जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अभी हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ। देखिए, व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, जब हम कोई भी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, क्यों, तो
वो दो तरीके से यूटिलाइज होगी। पहला जो है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और दूसरी जो है वो है टू परफॉर्म सम एक्सटर्नल वर्क। अब ये कैसे काम करता है देखते हैं। जैसे समझ के चलते हैं हम लोग, सैलरी आती है, तो सैलरी मतलब समझ के चलते हैं हम लोगों ने हीट सप्लाई की सिस्टम को। सैलरी जो है हम दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला जो है एक्सपेंडिचर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं खर्चे, प्लस जो बची हुई सैलरी है उसको हम लोग डाल देंगे सेविंग में। अभी देखिए सैलरी को हम लोगों ने दो टाइप से यूज किया, एक यूज किया एक्सपेंडिचर, दूसरा यूज किया सेविंग। सिमिलरली हीट जब किसी सिस्टम को सप्लाई करेंगे तो उसमें से कुछ हीट जो है वो वर्क डन करेगी, वर्क डन इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर, और कुछ जो है वो सेविंग में चले जाएगी। इसका मतलब उससे बढ़ेगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब हीट जो है सप्लाई किए थे वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन डब्ल्यू के बराबर, प्लस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम दैट इज डी क्यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी, और वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू। इसका मतलब जो हमारा डेफिनेशन बनेगा, देखिए जो सैलरी मिली है डी क्यू वो दो तरीके से यूटिलाइज हुई है। पहला है सेविंग डी प्लस डी डब्ल्यू मतलब एक्सपेंडिचर। अभी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पीडीवी, तो इसलिए जो नया डेफिनेशन मिलेगा डी डब्ल्यू की जगह पे हम लोग पीडीवी लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ढूंढ के निकाला था, जो यहाँ पर मिला था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी या फिर पी डी वी। तो वही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमारा नया इक्वेशन बनेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, या फिर डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू डी प्लस पी डी वी। इक्वेशन 1 और 2 आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। जो है डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू, ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस पी डी वी, ये भी यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी। देखिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट होता है विद सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। देखिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहेगी उसी का दूसरा नाम है इंटरनल एनर्जी। दिस एनर्जी इज मेड अप ऑफ, अभी देखिए एनर्जी में क्या क्या आता है। इस एनर्जी में आएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब दोनों आएंगे, दो टाइप की एनर्जी का एडिशन होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोशन। अभी हमको पता है कि सिस्टम में बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे जो मोशन में रहेंगे, तो जो मोशन है उस मोशन की वजह से सिस्टम में आएगी काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो वेरियस फोर्सेस अमंग दिस पार्टिकल्स गिव पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी आने के लिए उसमें फोर्सेस होना जरूरी है, और काइनेटिक एनर्जी आने के लिए मोशन होना जरूरी है। तो जब पार्टिकल्स मोशन दिखाएंगे तो उसकी वजह से सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, लेकिन कुछ पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्सेस भी रहेंगे जिसकी वजह से सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी आएगी। हेंस इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी ई है वो अलग अलग टाइप से हम लोग दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो मोशन रहेगी उस मोशन तीन टाइप की रहेगी, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो यहाँ तक जो तीन एनर्जीज हम लोगों ने ऐड किए हैं वो काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है, ई ट्रांसलेशनल, ई वाइब्रेशनल और ई रोटेशनल। लेकिन जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल दो टाइप से आएगी, एक इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस की वजह से, दूसरा बॉन्ड के फोर्सेस की वजह से। इसीलिए एक हो जाएगा ई इलेक्ट्रॉनिक जो पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरा है ई बॉन्ड एनर्जी जो कि ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। देखिए ये स्टेट फंक्शन है, ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। सो इट इज डिपेंड ऑन द पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। प्रॉब्लम देखिए क्या है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी हमेशा इंटरनल एनर्जी की उसको हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। हमेशा ऐसा ही होगा कि आपकी जो पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें जो कुछ चेंज आएगा वो चेंज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ मेजर ऑफ हीट चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए इसकी डेफिनेशन है दूसरी, इंटरनल एनर्जी का जो कुछ चेंज आता है सिस्टम में ये हमको बताएगा कि सिस्टम ने कितना हीट चेंज किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस। यानी प्रोसेस होते समय जो कुछ सिस्टम ने हीट चेंज किया है, लेकिन वॉल्यूम होना चाहिए कांस्टेंट, यानी कि इट इज नथिंग बट द हीट चेंज
टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। अभी दूसरी टर्म देखेंगे हम लोग, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्लूडिंग इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। अभी यहाँ पर जो एनर्जी वर्ड है, एनर्जी वर्ड बाय मिस्टेक आया है, यहाँ पर चाहिए हीट, यानी कि हीट में क्या क्या आएगा? तो इसमें आएगा इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम टाइप की एनर्जी। ये सारे के सारे जो एनर्जी के फॉर्म है, हीट के फॉर्म में रहेंगे। तो इस टोटल अगर इसका सम करते हैं तो हमको मिलेगा एंथैल्पी। एंथैल्पी इज नथिंग बट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए नीचे दिया भी गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अब ये प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, ये हीट में क्यों आता है, ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कभी साइकिल में हवा भरी हो, तो साइकिल को जब हम लोग पंपिंग करते हैं पंप से, तो जो पंप है वो पंप गर्म आता है। गर्म क्यों आता है? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया हम लोगों ने, तो उसका वॉल्यूम कम हुआ। देखिए प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क हुआ है वहां पर, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है। तो उसी हीट को हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इट इज डिनोटेड बाय एच। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे ऊपर डेफिनेशन बताई कि इसमें इंटरनल एनर्जी होगी और साथ में प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क होगा। इसका मतलब एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। एच इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, और इसकी भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज इन एंथैल्पी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम इज अ मेजर ऑफ हीट चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए ऊपर हम लोगों ने बोला था इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो हीट चेंज ही था, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम था। यहाँ पर एंथैल्पी के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर है। अभी हीट कैपेसिटी देखेंगे हम लोग। देखिए हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी जो आप समझ रहे हो वो नहीं होता है, यानी कि ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि किसी सिस्टम में वो कितनी हीट होल्ड कर सकती है, वो मतलब हीट कैपेसिटी नहीं होता। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपका जो सिस्टम है, उस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी उसी को हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी। देखिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, यानी कि आपको सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 केल्विन से, तो जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसको बोलेंगे उसकी खुद के हीट कैपेसिटी। इफ द सिस्टम कंटेन्स 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि अगर सिस्टम में 1 मोल सब्सटेंस है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। इफ द सिस्टम कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सिस्टम। देखिए मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो होती है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। लेट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज डी क्यू एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डी टी। देखिए सिस्टम को हीट सप्लाई की डी के हम लोगों ने, तब जाके उसकी जो टेम्परेचर चेंज हुई वो हुई है डी टी। तो पर डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज अगर हमको मेजर करना है तो डी टी से डिवाइड कर देंगे डी क्यू को, तो वो हो जाएगा हमारा C इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। तो हीट कैपेसिटी जो है उसका डेफिनेशन हो जाता है चेंज इन हीट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, वो हो जाएगा आपका हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी भी दो टाइप की हो सकती है, पहला होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसके लिए कांस्टेंट है तो पैर के पास लिख देंगे, दैट इज CV। तो CV इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट V। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू की वैल्यू जो है वो होती है डीई प्लस पी डी वी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग CV इज इक्वल टू डीई प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाय डी टी। लेकिन हम लोगों ने पहले ही बोला है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब डीवी की वैल्यू 0। इसका मतलब बचेगा CV इज इक्वल टू डीई बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट V। इसका मतलब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम is defined as the change in internal energy per unit change in temperature at constant volume। देखिए सिंपल डेफिनेशन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हो जाएगा CV। अभी देखते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
देखिए Cp इज इक्वल टू हो जाएगा dq बाई dt। सेम डेफिनेशन dq की जगह पे हम लोग लिख देंगे de प्लस पी dv। तो नया फॉर्मूला मिलेगा Cp इज इक्वल टू de प्लस पी dv डिवाइडेड बाय dt। प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? एंथैल्पी इज नथिंग बट dH इज इक्वल टू de प्लस पी dv। तो यहाँ पर de प्लस पी dv की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dH। तो नया फॉर्मूला बनेगा Cp इज इक्वल टू dH बाई dt एट कांस्टेंट P। Hence, heat capacity at constant pressure, it is defined as the enthalpy change per unit, enthalpy per unit change in temperature at constant pressure. It is nothing but the change in enthalpy. ये enthalpy का change है per unit temperature, pressure रखा constant, तो ये हो गया है Cp, that is heat capacity at constant pressure. अभी इन दोनों के बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं। Cp और Cv के बीच में क्या रिलेशन होगा? देखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, dH इज इक्वल टू होता है de प्लस pdv, और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ Cv होता है de बाय dt। तो इसका मतलब d की जो वैल्यू रहेगी, d की वैल्यू हो जाएगी, इस इक्वेशन से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, dt को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा Cv इंटू dt। इसी वैल्यू को हम लोग ऊपर की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेकिन फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस Pv इज इक्वल टू RT होता है। इसको डेरिवेट करेंगे तो हो जाएगा PdV इज इक्वल टू RdT। सब्सटीट्यूटिंग 2 एंड 3 इन द इक्वेशन 1, वी गेट, अभी देखिए PdV की वैल्यू हम लोगों ने ढूंढ के निकाली। PdV की वैल्यू है RdT और D की वैल्यू है Cv इंटू dt। देखिए अभी ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को DH मिला था, DH इज इक्वल टू था D प्लस PdV। D को रिप्लेस करना है हमको, D को रिप्लेस करेंगे हम लोग Cv इंटू dt से, और PdV को रिप्लेस करेंगे हम लोग अभी RdT से। तो हमको नया इक्वेशन मिलेगा DH इज इक्वल टू Cv इंटू dt प्लस R इंटू dt। अभी यहाँ पर कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा dt। dt कॉमन निकलने के बाद बचता है dH इज इक्वल टू Cv प्लस R इंटू dt। अभी ये dt को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा dH बाई dt। dH बाई dt इज इक्वल टू होगा Cv इंटू R, Cv प्लस R, लेकिन dH बाई dt होता है Cp। इसका मतलब इस इक्वेशन को dH बाई dt की जगह Cp पुट कर देंगे हमको, तो नया इक्वेशन मिलेगा Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, या फिर Cv को उधर भेज देंगे तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। This is the relation between molar heat capacity at constant pressure and constant volume. इस इक्वेशन से हमको क्या कंक्लूड होता है? इस इक्वेशन से हमको कंक्लूड होता है कि डिफरेंस बिटवीन द मोलर हीट कैपेसिटीज, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होता है हमेशा और वो बराबर होता है R के। इसका मतलब कोई भी सिस्टम ले लीजिए आप, उसके जो दो टाइप के हीट कैपेसिटीज आएंगे उनका डिफरेंस हमेशा R के बराबर होगा, यानी वो हमेशा डिफरेंस सेम दिखाएंगे। तो और दूसरी बात, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। इसके आगे का टॉपिक हम लोग लास्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।